Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 11 क्लास आज हमारी BA सेकेंड ईयर रहेगी। ये हमारा हेरेड डॉमर मॉडल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू फॉर बैटरी डाउन हो गई है भाई। टुडे वी विल डू वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैरेड एंड डॉमर मॉडल्स ऑफ ग्रोथ। हैरेड डॉमर मॉडल ने दोनों ने इन्होंने क्या है, एक स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ का मॉडल दोनों ने दिया है। दोनों मतलब सेम ही थ्योरी पर चलते हैं कि स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ कैसे हो सकती है हमारी। एक मिनट। तो ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम। ये कह रहा है कि भी जो दोनों किस अर्थशास्त्री से हैरेड डॉमर जो है एक आधुनिक रूप से रुचि जागृत करने का श्रेय जो है हैरेड डॉमर को जाता है। तो दोनों अर्थशास्त्री विकसित अर्थव्यवस्था के विकास अनुभव से संबंधित थे। किसी अर्थव्यवस्था में सतत विकास की जो है आवश्यकता होती है, तो दोनों अर्थशास्त्रियों ने इसकी व्याख्या की है कि इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हैरेड डॉमर मॉडल। हैरेड डॉमर मॉडल ने शो किया है कि अर्थव्यवस्था में कैसे स्टडी स्टेट ग्रोथ हो सकती है। इसे बता भी रहा है कि अर्थव्यवस्था को सतत विकास कैसे हो सकता है। हैरेड आर्थिक विकास के समष्टि आर्थिक एकल क्षेत्रीय गत्यात्मक मॉडल की प्रवृत्ति का मार्ग अन्वेषक करता है, यानी कि बताता है कि स्टडी स्टेट ग्रोथ कैसे होती है। हैरेड इज़ द पाथ ऑफ फाइंडर ऑफ द ट्रेंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सिंगल सेक्टर डायनामिक मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी NSD इन डायनामिक थ्योरी, पर उसके जो एक पुस्तक में दी गई है जिसका नाम हमारा टुवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक 1939 में इस मॉडल ने विकसित अर्थव्यवस्था को लिया है और जो पूर्ण रोजगार की अवस्था जो है प्राप्त कर चुकी है। पूर्ण रोजगार से आप कहाँ किससे समझते हैं? जो हमारा क्लासिकल्स मॉडल हुआ करते थे उन्होंने दिया था भाई फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये उनकी धारणा को लेकर चलते हैं। पूर्ण रोजगार की अर्थव्यवस्था को हम प्राप्त कर चुकी है और हैरेड डॉमर पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के तरीके की व्याख्या करता है कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार यानी कि फुल रोजगार को बनाए रख सकते हैं। इस मॉडल में गुणक मल्टीप्लायर के सिद्धांत को त्वरक एक्सेलरेशन के सिद्धांत के साथ समन्वित किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारी अजप्शंस है। अजप्शंस के बिना कोई भी चैप्टर जो है अधूरा है। तो लेट्स सी देखते हैं। फर्स्ट हमारा कहता है कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है, यानी कि फिक्स्ड स्केल है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल है। नेक्स्ट हमारा है एक्स एंड एग्रीगेट सेविंग, यानी कि समस्त आयोजित समस्त बचत का स्तर, समस्त आय का स्तर जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, यानी कि समस्त बचत जो है हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। पूंजी उत्पादन और यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो को भी हम स्थिर मान लिया गया है। टेक्निकल जो है प्रगति को हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। तकनीकी प्रभाव का संपूर्ण प्रभाव तटस्थ मान के चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उद्यमी निवेश की इच्छा करते हैं तो उत्पादन वृद्धि की गति पर निर्भर करता है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बताता है। तो इसने 3 स्टेज लिए हैं भाई, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, न्यूट्रल ग्रोथ रेट। अब एक्चुअल ग्रोथ रेट में देखिए क्या कहता है कि फर्स्ट हमारी जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट, एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल में आप जिसको प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअल ग्रोथ रेट जिसे जी द्वारा व्यक्त किया गया है, इसका निर्धारण बचत अनुपात तथा पूंजी अनुपात दोनों द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड मतलब किसी की इच्छा पर निर्भर करती है, जिस GW के द्वारा हम इसको शो कर सकते हैं। जो किसी अर्थव्यवस्था की आय की संपूर्ण क्षमता विकास दर यानी कि फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, उसकी कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रल रेट ऑफ ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ ऑफ ग्रोथ द्वारा व्यक्त किया गया है। हैरेड के अनुसार जो है वेलफेयर ऑप्टिमम है, यानी कि कल्याण इष्टतम की संभावना ज़्यादा होती है। इसे विकास की पोटेंशियल अथवा पूर्ण रोजगार दर माना जा सकता है। तो 3 इसने स्टेप बताए हैं भाई, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम एक्चुअल ग्रोथ रेट, इसको कैसे शो करता है। एक्चुअल कंडीशन देखिए हमारी GC इज इक्वल टू एस मतलब सेविंग, G इज इक्वल टू आपका जो ग्रोथ से है, C मतलब जो आप ये कंजप्शन करते हैं, देखो नीचे बताया हुआ है। G किसी निश्चित काल उत्पादन विकास दर को, इनकी ग्रोथ को शो करता है। इसे चेंज Y/Y के द्वारा हम शो कर सकते हैं, डेल्टा Y/Y के द्वारा हम शो कर सकते हैं। अर्थात G को किसी निश्चित काल में कुल आय में परिवर्तन और का अनुपात है। देखो G कैसे शो को हम कैसे निकाल सकते हैं। G इज इक्वल टू डेल्टा चेंज Y/Y। चेंज Y मतलब जैसे किसी की इनकम जो है 70 से 100 हो गई, तो उसमें कितना चेंज आया है 30 रुपीज़, और टोटल कितनी थी 100, तो उसको हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी ग्रोथ रेट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा
नेट एडिशन टू कैपिटल यानी कि पूंजी का उत्पादन अनुपात यानी कि चेंज के अपॉन चेंज वाई और आई में वृद्धि को निवेश की दरों परिभाषित किया जा सकता है। इसको किससे डिनोट कर रहा है भाई? सी को। वो हमने निकाला था जी और हम ये अब निकालेंगे सी। सी मतलब नेट एडिशन टू कैपिटल, कितना हमारा कैपिटल का जो है यूज़ हुआ है। पूंजी का उत्पादन अनुपात यानी कि पूंजी हमारी किस रेशो में लगी है किसी भी प्रोडक्शन को ग्रोथ करने में, किसी भी चीज़ में ग्रोथ करने में। तो के को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल। वाई हमारी थी इनकम, चेंज के अपॉन चेंज वाई यानी कि कितनी कैपिटल में वृद्धि हुई, कितनी इनकम में वृद्धि हुई। इससे हम किसको निकाल सकते हैं? कैपिटल। तो देखिए भाई, और आय में वृद्धि को निवेश की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यानी कि इन्वेस्टमेंट के रूप में हम आय में वृद्धि को शो करते हैं। सी इज इक्वल टू चेंज के अपॉन में चेंज वाई इज इक्वल टू आई अपॉन में चेंज वाई। कह रहा है ना कि आय में वृद्धि को हम निवेश की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, ओके। तो औसत बचत प्रवृत्ति तो हमारी हो गई हमारे एस अपॉन वाई। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे 3 चीज़ ली थी ना हमने, जी सी इज इक्वल टू एस, तो जी का फॉर्मूला पीछे था वाई चेंज वाई अपॉन में वाई, तो सी हमने निकाला चेंज के अपॉन में चेंज वाई, और एस का फॉर्मूला हमारा था एस अपॉन में वाई। अब देखो इसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो हमने लिया था उसकी जगह उसकी वैल्यू ही रख देंगे। ठीक है, तो ये हमने जी की वैल्यू ली थी चेंज वाई अपॉन में वाई मल्टीप्लाई में आई अपॉन में चेंज वाई हमने सी की वैल्यू ली थी, सी की वैल्यू की जगह हम सी की वैल्यू रख देंगे। इज इक्वल टू एस, एस हमने लिया था एस अपॉन में वाई। ठीक है, देखो वाई तो सब में कॉमन है। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो गया बी वाई से वाई, और अब बच गया क्या हमारे पास? आई अपॉन में वाई इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई। अब देखो वाई जो है दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो इस जो चैप्टर का कंक्लूजन है यही अभी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। ये कह रहा है कि हमें इस समीकरण से पता लगता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए वास्तविक बचत एक्स पोस्ट सेविंग एंड वास्तविक निवेश में समानता होनी चाहिए। इनकी ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होना चाहिए डायनामिक इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है सॉल्यूशन हो गया, जी सी इज इक्वल टू एस। ओके, उसके बाद हम चलते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट पर, जिसको हम जी डब्ल्यू से शो करते हैं। जिस वारंटेड जो है इच्छित विकास दर है, वे जिस पर उद्यमी जो वे कर रहे हैं उससे संतुष्ट है, यानी कि जो उनकी इच्छा से वो कर रहे हैं उससे वो संतुष्ट है। एट विच प्रोड्यूसर विल बी कंटेंट विद वट दे आर डूइंग। हैरड उद्यमकर्ता संबंधी संतुलन एक एंटरप्रेन्योर इक्विलिब्रियम है। इससे पूर्ण क्षमता विकास दर फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी कहा जा सकता है, यानी कि जितनी उसमें कैपेसिटी है वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उतना ही विकास कर सकता है। जी डब्ल्यू आई में वृद्धि की जो पूंजी हुई बढ़ती हुई पूंजी का पूर्ण उपयोग है, जिससे उद्यमी वास्तव में किए गए निवेश की मात्रा में पूर्ण रूप से संतुष्ट है। ओके, तो अभी इसका फॉर्मूला देखो, जैसे ऊपर वाला निकाला था भाई, जी डब्ल्यू से हमने शो किया है इसको, ग्रोथ वारंटेड रेट सी आर इज इक्वल टू एस। ठीक है, उसके बाद हमें पता है भाई जी डब्ल्यू तो हमारा जो है इच्छित वारंटेड ग्रोथ रेट है, और सी आर हमारा क्या कैपिटल आउटपुट रेशो है, किस रेशो में हम कैपिटल यूज़ करते हैं, और एस जो हमारा बचत आय अनुपात को लेकर चलता है। ओके, इसमें हम देखो ये फॉर्मूला यही हमारा है जो है भाई, तो ये था हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये कहना चाह रहा है कि भाई जो हमारी जी डब्ल्यू है और जी आर है, ये जो स्थिर अवस्था को विकास को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारा अनुमानित जो है निवेश के बराबर होना चाहिए, निवेश तभी उस समय हो सकता है। तो ये कंडीशन है इसमें, जी डब्ल्यू सी आर इज इक्वल टू एस, सेकेंड कंडीशन है। और थर्ड पॉइंट हमारा नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि विकास की प्राकृतिक दर पूर्ण रोजगार एवं बिना मुद्रास्फीति के उत्पादन की एक प्रवृत्ति है। इससे जो है नेचुरल मतलब जो नेचुरल से ग्रोथ होती है, प्रगति की वह दर है जिसकी जनसंख्या में वृद्धि एवं तकनीकी परिवर्तन अनुमति देते हैं। ओके, तो भाई तो देखो जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था कि भाई जैसे यदि अर्थव्यवस्था जो वास्तव में विकास चाहती है तो स्थिर विकास प्राप्त करना चाहती है, तो वास्तविक निवेश अनुमानित निवेश के बराबर होना चाहिए। ओके,
तो वैसे ही कह रहा है कि भाई हैरड डोमर मॉडल जो है नेचुरल ग्रोथ रेट को भी शो करता है। नेचुरल ग्रोथ रेट ये हमारी GN इससे शो किया हुआ है। GN मतलब नेचुरल ग्रोथ, CR कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू सेविंग। सेविंग को इसने GN जो हमारी विकास की प्राकृतिक दर है, और CR इच्छित विकास को बनाए रखने के लिए जो हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो है, किस दर पर हम अपनी कैपिटल को लगाते हैं। N जो है हमारी श्रम शक्ति की वृद्धि दर को शो करता है, और S जो है बचत को शो करता है। एक मिनट भाई। उसके बाद जो है तीनों को एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है भी ग्रोथ प्रोसेस क्या है। ठीक है, एक्चुअल में ग्रोथ प्रोसेस क्या है तो हैरड मॉडल द्वारा विकास किया गया है। ये आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। OX एक्सिस पर हमने इनकम ली है और OY एक्सिस पर हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट लिया है। अब देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा। ठीक है, इनकम है हमारी Y1 है, तो जब हमारी इनकम Y से लेकर चलते हैं हम तो देखो उसमें कैसे बढ़ती है। S1 है, Y2 हो जाती है तो S2 हो जाता है, Y3 तो S3 हो जाता है, और Y4 है तो S4 हो जाता है। उसको हम कैसे लेबर से डिनोट करते हैं। देखो Y1 पर हमारा लेबर कितना है, यहाँ से लेकर चलते हैं हम L1, और Y2 से देखो ये हमारा L2, और Y3 से L3। ठीक है, तो जितनी इनकम बढ़ती है उतनी हमारी फिर लेबर भी बढ़ती जाती है। सेम इनकम इज इक्वल टू, तो ये हमारा जो है एक कैपिटल आउटपुट रेशो को शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम इनकम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ती जा रही है। उससे हमारा लेबर और आउटपुट दोनों चीज़ इंक्रीमेंट है। तो ये हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो जो शो कर रहा है भी जैसे जैसे हमें इनकम में वृद्धि कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी सेविंग और लेबर में जो दोनों चीज़ों में यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग जो वाला जो हमने फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया था वो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ेगी, वही कह रहा है ये।